जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हम सब पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिक्स का चैप्टर कोरिलेशन एनालिसिस, और हमने इसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कोरिलेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, और वो कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। पॉजिटिव होता है तो फिर वो आपका जो है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, मॉडरेट होता है, वीक होता है। मैंने ये सब पॉइंट क्लियर कर लिया था अपने फर्स्ट क्लास में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन में कितने प्रकार, मतलब कोरिलेशन ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और किस किसने उन विधियों को दिया है, ये सब पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। और आज के जो पॉइंट हम पढ़ेंगे उससे हमारे PYQ में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास कोरिलेशन एनालिसिस यानी कि सहसंबंध विश्लेषण। और हम पढ़ चुके थे सहसंबंध विश्लेषण में टाइप्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन और लीनियर रिलेशनशिप यानी कि सहसंबंध या रैखिक सहसंबंध में आप कितने प्रकार से है और किस किसने किस में दिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रेशियो स्केल है, कॉन्टिन्यूअस या रेशियो स्केल है। इसमें स्कैटर डायग्राम हमने पढ़ चुका था। स्कैटर डायग्राम उसमें हमने देखा था पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव में स्ट्रांग है, वीक है, नेगेटिव में स्ट्रांग है, वीक है, मॉडरेट है। मैंने सब 6-7 प्रकार के डायग्राम पढ़े हुए थे जो कि मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और पढ़ेंगे स्पीयरमैन ऑर्डिनल स्केल एंड नॉमिनल स्केल। कॉन्टिन्यूअस या रेशियो स्केल में हमारा आता है स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और ऑर्डिनल में हमारा आता है स्पीयरमैन्स रैंक, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। और नॉमिनल में हमारा आता है यूले कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जिसे आप कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें हमारे जो कि दिया हुआ हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हमें ये पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस या रेशियो स्केल, और हमें पढ़ना है ऑर्डिनल स्केल यानी कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और ये यूलेस कोएफिशिएंट आप सिर्फ इसका नाम याद रखिए, और ये हमें डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया नहीं है और ना ही इससे रिलेटेड अभी तक NTA द्वारा कोई प्रश्न किया गया है। तो आज हम सब पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और यह हमारा जो है कि कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया था। कार्ल पियर्सन को ही कोरिलेशन का जनक भी माना जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले कोरिलेशन जो सहसंबंध है, कोरिलेशन है, इसको खगोल शास्त्री ब्रावे द्वारा दिया गया था, लेकिन फिर उसे जो है कि कार्ल पियर्सन द्वारा फिर से पुनर्जीवित किया गया, फिर से उसके ऊपर खोज किया गया, फिर से उसका सारा कुछ एनालिसिस किया गया। इसलिए आधुनिक और नॉर्मली अब जो है कार्ल पियर्सन ही कोरिलेशन के जनक माने जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पॉइंट, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया सहसंबंध गुणांक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक में कई फार्मूले दिए हैं, फार्मूला एक ही है लेकिन उसमें कई मान को रखकर फार्मूले को डिराइव किया गया है और उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहले इन्होंने दिया क्या था, कार्ल पियर्सन ने दिया हुआ है कि जो कि रेशियो ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि देखिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इन विधियों में, यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, यह क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि यह दो वेरिएबल के बीच उनकी मात्रा और दिशा को संबोधित करता है, यानी कि मात्रा और दिशा के मध्य होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। और यह इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप x बार यानी कि मीन, और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जो है अपकिरण के माप का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बेस्ट पॉइंट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलाकर बनाया गया है। पहले आप देखिए ये पॉइंट कि यह जो है कि यह विधि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह गुणांक इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें बोला गया है कि यह जो है हमारा स्मॉल r बराबर अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है हमारा प्रतिपवन गुणांक यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन से लिया गया पॉइंट है और इसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस हम इसका नाम देखते हैं और ये क्या है ये देखते हैं। बी एक्स वाई जो हमारा है यह हमारा बी एक्स वाई जो हमारा है यह x का y पर प्रतिगमन है, यानी कि कैपिटल लिखते हैं स्मॉल नहीं। x का y पर प्रतिगमन है और बी वाई एक्स क्या है, ये हमारा y का x पर प्रतिगमन है, यानी कि यह हमारा कोरिलेशन, यह हमारा कोई रिग्रेशन इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है और रिग्रेशन इक्वेशन चैप्टर हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इस फॉर्मूले का फुल एनालिसिस फुल डिटेल के साथ इस फॉर्मूले का फुल एनालिसिस फुल डिटेल्स के साथ हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अभी हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, स्मॉल r इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है, बी एक्स वाई हमारा x का y पर प्रतिगमन और बी वाई एक्स है y का x पर प्रतिगमन। बस अभी हमें इतना याद रखना है और देखते हैं कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उसमें दिया क्या गया है, उसमें दिया है कि स्मॉल r इक्वल कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई, ये स्मॉल y है। इसमें स्मॉल और कैपिटल का भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एक एक पॉइंट से पूरे फॉर्मूले और वैल्यू और उस पॉइंट का मान ही बदल जाएगा, तो आप स्मॉल और कैपिटल को ध्यान रखिएगा। अभी स्मॉल है स्मॉल x इंटू स्मॉल y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, r इक्वल कोवेरियंस स्मॉल x इंटू स्मॉल y, यानी कि दो चरों का, दो वेरिएबल का कोवेरियंस सह प्रसरण और उन दोनों चरों का स्टैंडर्ड डेविएशन के गुणनफल के अनुपात के रूप में कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया यह सहसंबंध गुणांक, यह हमारा जो है कि कोवेरियंस कोरिलेशन दिया गया है। और इस फॉर्मूले को कई प्रकार से बनाया गया है, एक एक पॉइंट को उसमें जो है विस्तार पूर्वक लिखा गया है और उस पॉइंट को रखकर फॉर्मूले को और ज़्यादा 1 2 3 4 रूप में लिखा गया है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूले में हमारा दिया हुआ है कि कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम आगे कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई बराबर क्या होता है, तो देखिए कोवेरियंस ऑफ
x इंटू वाई इक्वल होता है हमारा, कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई होता है समेसन ऑफ एक्स वाई, ये हमारा कैपिटल X कैपिटल Y है, समेसन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूले में क्या है, कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई हमारा जो होता है वह समेसन ऑफ कैपिटल X इंटू कैपिटल Y डिवाइडेड बाई कैपिटल N होता है। तो कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई की जगह अगर हम इसे रखते हैं तो देखिए क्या होता है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, सेकेंड फॉर्मूला मेरा यहाँ आएगा, कोवेरियंस x इंटू वाई की जगह रखेंगे समेसन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये हमने रखा सिर्फ इतने तक का वैल्यू, इतने का वैल्यू हमारा इतना रखा गया है, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम सेम टू सेम नोट कर देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ, r इक्वल इतना हुआ। एक फॉर्मूला मेरा ये बना, एक फॉर्मूला मेरा ये बना। और अब देखिए हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने पढ़ा है अपना मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ लिखते हैं हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल क्या होता है, अंडर रूट समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड डेविएशन x का ये हुआ, और स्टैंडर्ड डेविएशन y का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन y में क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ y हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट समेसन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये फॉर्मूला होता है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को इसमें जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिखा है यहां पर हम रखेंगे और बनेगा मेरा थर्ड फॉर्मूला। तो आइए रखते हैं इसको, एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, आपको फॉर्मूला और इजीली हो जाएगा। एक लाइन में और में देखिए क्या होगा, वी नो डैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कि x माइनस एक्स बार बराबर स्मॉल x होता है हमारा। तो इस फॉर्मूले में हम कैसे रखेंगे, x माइनस एक्स बार की जगह स्मॉल x रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, फॉर्मूला आएगा हमारा अंडर रूट समेसन ऑफ स्मॉल x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने x माइनस एक्स बार की जगह रख दिया है स्मॉल x डिवाइडेड बाई कैपिटल N। और इसी तरह हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का भी फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले रखा है समेसन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। और वी नो डैट y माइनस वाई बार इक्वल स्मॉल y, तो हम रखेंगे यहाँ पर उसका वैल्यू। और हमारा देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला आएगा समेसन ऑफ स्मॉल y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये हमारा फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का। इन दोनों के वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह। तो देखते हैं क्या बनता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला बनेगा हमारा थर्ड फॉर्मूला हमारा बनेगा स्मॉल r इक्वल, ये हमारा थर्ड लाइन बन रहा है, स्मॉल r इक्वल समेसन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। और स्टैंडर्ड डेविएशन x की जगह हम रखेंगे समेसन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n अंडर रूट समेसन ऑफ स्मॉल x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। और स्टैंडर्ड डेविएशन y की जगह रखेंगे अंडर रूट समेसन ऑफ स्मॉल y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब देखिए दो बार अंडर रूट में कैपिटल N है, कैपिटल N को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा एक बार होगा, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। आप अंडर रूट हटाकर ओनली एंड ओनली 1 टाइम 2 लिखेंगे। इसी तरह अंडर रूट कैपिटल N और अंडर रूट कैपिटल N है, आप इसे ब्रैकेट से बाहर
अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका ये 1 टाइम कैपिटल एन होगा, जो कि हमारा 1 टाइम कैपिटल एन से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, स्मॉल आर इक्वल समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल वाई का स्क्वायर। ये हमारा बना फॉर्मूला नंबर 3, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बना। और अब देखिए हम इसी में बनाते हैं अपना एक और फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है, वो फॉर्मूला हमारा बनेगा और उसमें हमने याद क्या रखना है, हमने अपना वो फॉर्मूला पढ़ा था जो कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला था। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला देख चुके, सेकंड देख चुके, थर्ड देख चुके। अब देखिए को हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल अंडर रूट वेरिएंस, यानी कि हमने पढ़ा क्या है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल अंडर रूट वेरिएंस। आप इसे बोल सकते हो एच डी का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट अगर इस साइड आएगा तो आप स्क्वायर कर सकते हो और यहां पर कर सकते हो वेरिएंस। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन के मान की जगह हम अंडर रूट वेरिएंस रखते हैं तो फिर हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। आइए उस फॉर्मूले को लिखते हैं और देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला हमारा बनेगा, अभी तक हमने थर्ड फॉर्मूला ये देखा है, इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट फॉर्मूला स्मॉल आर इक्वल देखिए क्या बनता है, फोर्थ है ये, स्मॉल आर इक्वल समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रखना है तो हम रखेंगे अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, फिर रखेंगे अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई। देखिए हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की जगह रखा हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट में, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की जगह रखा हुआ है वेरिएंस ऑफ वाई अंडर रूट में। तो आइए देखते हैं इसे एक ब्रैकेट में करने पर क्या आता है। तो हमारा आएगा आर इक्वल, यानी कि यहां लिखते हैं हम अपना स्मॉल आर इक्वल कोवेरियंस एक्स इंटू वाई, ये हमारा कैपिटल में है, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस वेरिएंस में हमारा क्या है एक्स इंटू वाई, वेरिएंस में हमारा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। हमारा ये बना फोर्थ फॉर्मूला, यानी कि हमने कार्ल पियर्सन द्वारा फॉर्मूला जो देखा है उसमें हमने 5 फार्मूले देखे हैं। फार्मूला क्या क्या है आइए देखते हैं, फॉर्मूला पहले दिखाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये देखिए हमने कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ा है जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए कई प्रकार के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्मॉल आर इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई हमारा जो होता है वह x का y पर प्रतीपगमन होता है और बी वाई एक्स जो होता है वो y का x पर प्रतीपगमन होता है। ये प्रतीपगमन यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन वाला पॉइंट हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है, स्मॉल आर इक्वल कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारा हुआ सेकेंड फॉर्मूला। अब देखिए हमने यहाँ से फर्स्ट सेकंड डाला है, लेकिन ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, आप इसे पहले इंक्लूड करें या बाद में करें। ये हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बना है, क्योंकि देखिए हम फॉर्मूला में जानते हैं कोवेरियंस ऑफ x इंटू वाई का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N, और इसकी जगह हम रखेंगे समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो हमारा क्या आएगा समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N, और जो बाकी का डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y था उसको हमने सेम लिख दिया। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बना सेकेंड वाला, हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला बना स्मॉल आर इक्वल समेशन ऑफ
x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और अब देखिए हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या बना है, और थर्ड फॉर्मूला कैसे बना है। अब देखिए मैंने इसका वैल्यू तो रख दिया, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू रखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बराबर हमें पता है, हमने अपने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हमने देखा था उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये देखिए फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। और हम जानते हैं ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार बराबर स्मॉल x रखा है, तो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N अंडर रूट में। इसी तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला हमने रखा है समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और y माइनस वाई बार बराबर स्मॉल y रखा है, तो हमारा आया है समेशन ऑफ स्मॉल y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा है, तो ये हमारा बना है थर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला में बना क्या है, r इक्वल समेशन ऑफ x इंटू वाई पहले से था हमारा, कैपिटल N भी पहले से था हमारा, सिर्फ हमने रखा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन x का वैल्यू मैंने रखा है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n अंडर रूट में, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू मैंने रखा है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। कैपिटल N अंडर रूट में 2 बार है, अगर आप उसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 1 बार होगा, और 1 बार हमारा अंश के रूप में n है ही, तो उस n से ये दोनों n कैंसिल हो गया, और हमारा फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला हमारा बना स्मॉल r इक्वल समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में समेशन ऑफ x स्मॉल x का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में समेशन ऑफ स्मॉल y का होल स्क्वायर। ये बना हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब देखिए हमने क्या रखा है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस होता है, और वही मान मैंने यहाँ पर रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है कि मान मैंने अंडर रूट वेरिएंस रखा है, तो उसमें क्या आया है हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या बना है, फोर्थ फॉर्मूला हमारा बना हुआ है समेशन ऑफ x इंटू वाई मैंने सेम टू सेम नोट कर दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह मैंने रख दिया अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह हमने रख दिया अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। तो हमारा फॉर्मूला बनकर आया स्मॉल r इक्वल कोवेरिएंस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ अंडर रूट में x इंटू वाई। ये हमने 4 और 5 तरीके के फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले सारा इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में फॉर्मूला आता है, या फिर नॉर्मली आपको कैलकुलेशन करने के लिए भी फॉर्मूला आता है, तो आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। फॉर्मूला आई नो बहुत ज़्यादा मिक्स पॉइंट है, लेकिन आपको जो है कि इसको समझ कर याद रखना है, इसीलिए मैंने इसे 2 बार रिपीट किया है। आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अपना कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक क्या कितने के बीच में होता है और कैसे होता है। देखिए हमने जब पढ़ा था कोरिलेशन पार्ट 1 में भी और आज पार्ट 2 में भी, तो हमारा जो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक होता है वह -1 से +1 के बीच में वैल्यू होता है। देखिए मेरा -1 से +1 के बीच में वैल्यू क्या है, -1 हमारा स्केल ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर मेरा 0 होता है, इधर हमारा माइनस का साइन होता है, इधर प्लस का साइन होता है, 1 2 3 4 ऐसे -1 -2 -3 होता जाएगा, और इधर हमारा +1 +2 +3 होता जाएगा। तो हमें लेना कितना है, हमें बहुत ज़्यादा आगे तक बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं आना है, हमें सिर्फ अपने स्केल पर ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, ये हमारा -1 का पॉइंट हो गया, ये हमारा +1 का पॉइंट हो गया, हमें बस इतना तक में ही अपना जो है कि कोरिलेशन रखना है, यानी कि कोरिलेशन का मान हमारा -1 से +1 के बीच में होता है। ये हो गया हमारा ये वाली लाइन, यह 2 परिणात्मक चरों के बीच रेखीय संबंध यानी कि लाइनर रिलेशन रेखीय संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। देखिए इसमें क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल मेजर दैट कैलकुलेट्स द स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति यानी कि पावर एंड डायरेक्शन मतलब कि दिशा, हमें यह जो है दिशा और उसकी शक्ति दोनों को दिखाता है। तो
ये हमारा r इक्वल अगर +1 है, ये हमने अपने फर्स्ट क्लास में भी क्लियर किया था, तीनों में क्या होगा, अगर +1 है तो ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, -1 है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होगा, और r इक्वल यदि 0 है तो हमारा नो कोरिलेशन होगा या नल कोरिलेशन होगा या जीरो कोरिलेशन होगा, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये रहा हमारा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। और आइए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि इसमें 2 ही 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पहला बनता है फॉर्मूले पर कि कौन कौन सा फॉर्मूला कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया है। फिर इसके मान पर आता है कि इसका मान +3 से -3 के बीच में है कि +1 से -1 के बीच में है, या उससे ज़्यादा होता है या उससे कम आता है। फिर थर्ड पॉइंट आपका बनता है इसके गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि स्मॉल r। प्रॉपर्टीज में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज में वही पॉइंट लिखा हुआ है, इसका रेंज जो है वो हमारा -1 से +1 के बीच में होता है। अभी हमने देखा पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों रिलेशन देखा। ये जो हमारा होता है ये यूनिट फ्री मेजर होता है, यानी कि इसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह बिना किसी मात्रक के होता है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है 2 वेरिएबल के बीच में। अगर उसके यूनिट्स चेंज होंगे या फिर यूनिट्स कुछ और होगा तो आप उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये डायरेक्टली इसे लिखा गया है कि यह यूनिट फ्री मेजर है, यानी कि मात्रात्मक है। यह एक प्योर नंबर होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखा होगा 0.3, 0.6, -0.6, +0.3, कुछ भी ऐसे लिखा होगा, लेकिन उसके बाद कोई मात्रक नहीं लिखा होगा। ये जो होता है हमारा सिमेट्री होता है, यानी कि सममित होता है, और x और y के बीच सहसंबंध जो होता है, कोरिलेशन जो होता है, वह हमारा y और x के बीच कोरिलेशन के बराबर होता है। देखिए इस लाइन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लाइन में हमने जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, स्मॉल r इक्वल √bxy इंटू byx, ये हमने देखा था फॉर्मूला। फॉर्मूले में यही चीज यहाँ लिखा है कि x और y के बीच सहसंबंध जो होता है, यानी कि bxy जो है वह हमारा byx के बराबर होता है। ये पॉइंट हमारा लिखा हुआ है और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा x और y के बीच सहसंबंध y और x के बीच सहसंबंध के बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यदि किसी चर में यानी कि कोई वेरिएबल में कोई संख्या जोड़ी जाए, ऐड किया जाए, या फिर लेस किया जाए, माइनस किया जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर भाग किया जाए यानी कि डिवाइड किया जाए। मतलब क्या है, मतलब हमारा ये कहने का है कि आप को रिलेशन निकालने में कार्ल पियर्सन का को रिलेशन जो होता है उसमें प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये चारों चीज से इसके परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसका मान प्रभावित नहीं होता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। इससे रिलेटेड 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, यह केवल रेखीय सहसंबंध को ही मापता है, यानी कि ये सिर्फ लाइनर कोरिलेशन को मापता है, गैर रेखीय नॉन लाइनर को नहीं मापता, नॉन लाइनर का मेजर नहीं करता, यह सिर्फ जो है लाइनर कोरिलेशन को ही मेजर करता है। ये रहा हमारा, यहाँ समाप्त होता है कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन समाप्त नहीं होता है, कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि स्मॉल r, ये कार्ल पियर्सन वाला पॉइंट यहाँ समाप्त होता है। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए इस चार्ट में देखिए, हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ लिया है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम स्मॉल p द्वारा प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आइए पढ़ते हैं अब हम इसको। हम देखते हैं स्पीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, सेकेंड पॉइंट है हमारा। स्पीयरमैन की
कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, और सेकेंड पढ़ेंगे स्पीयरमैन द्वारा दिया गया सहसंबंध गुणांक। तो स्पीयरमैन द्वारा सहसंबंध गुणांक भी हमारा +1 -1 से, ये भी हमारा -1 से +1 के बीच में होता है, यानी कि जो हमारा कार्ल पियर्सन का था वही हमारा स्पीयरमैन का भी होगा। ये पॉइंट सेम है, इसे याद रखना है। और यह जो है स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था, और यह दिया गया था सन, स्पीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक या कोटि अंतर विधि जो है यह हमारा 1904 में ये चार्ली एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था, यानी कि ये दिया किसके द्वारा था? चार्ली एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा। पूरा नाम इनका यह है, और नॉर्मली इन्हें स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि कहा जाता है नाम को। और ये दिया गया था चार्ली एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा, और ये जो होता है हमारा -1 से +1 के बीच में होता है। इस विधि में दोनों श्रेणियों की मात्रा एवं दिशा का निर्धारण किया जाता है, यानी कि हमने जो है कार्ल पियर्सन में भी देखा कि मात्रा एवं दिशा का निर्धारण किया जाता है, और ये भी हमारा मात्रा और दिशा को दर्शाता है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? यानी कि दो वेरिएबल के बीच में, दो चरों के बीच में मात्रा एवं दिशा को प्रदर्शित करता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए हमने जो है कि अभी कार्ल पियर्सन का 5 फॉर्मूला पढ़ा था, और वो पांचों इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका जो है स्पीयरमैन का एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उस पर न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, लेकिन मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा स्मॉल r इक्वल 1 - 6 समेशन ऑफ कैपिटल D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N इन ब्रैकेट कैपिटल N का स्क्वायर -1। ये है हमारा फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मूला से जो है कि हमारा जो मैच द कॉलम में आता है, और अभी हम इससे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देखेंगे कि क्या हमारा -1 से +1 के बीच में आ रहा है, और क्वेश्चन को कैसे इसमें सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक न्यू पेज पर लिखते हैं एग्जाम्पल। इसमें हमें 2 वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमें जो है कि उसका सहसंबंध बताना है, तो हम 2 वेरिएबल लेंगे। तो मैंने एक रखा है वेरिएबल x। पहले रखते हैं सीरियल नंबर, वेरिएबल x, वेरिएबल y। तो पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। वेरिएबल x हम अपना रखते हैं 10। वेरिएबल x हम नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंट करके रख रहे हैं, जैसे कि हमने रख लिया 10 20 40 50 30, यानी कि हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखा है क्योंकि हमें रैंक देखना है। वेरिएबल y हम अपना रखते हैं, y में मैंने क्या रखा है 30 10 50, कुछ चेंज कर कर ऊपर नीचे रखते हैं 50 40 20। ये हमने फॉर एग्जाम्पल अपना 2 वेरिएबल रख लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें रैंक कैलकुलेट करना है। तो आइए चलिए रैंक देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हम रैंक रखेंगे। रैंक में हमारा रैंक 1 जो है हमारा वो हमारे x के लिए है, तो सबसे कम जो है उसे हम फर्स्ट रैंक देते हैं, यानी कि इस 10 को हम फर्स्ट रैंक देते हैं, 20 को सेकंड, 30 को थर्ड, 40 को फोर्थ एंड 50
40 को 4th रैंक दिया, 50 को मैंने 5th रैंक दे दिया। इसी तरह हम रैंक 2 निकालेंगे। रैंक 2 जो हमारा होगा वो हमारे y वेरिएबल के लिए होगा। रैंक 2 मैंने निकाला। रैंक 2 में क्या है, 10 हमारा फर्स्ट रैंक पर होगा, 20 सेकेंड रैंक पर होगा, 30 हमारा थर्ड रैंक होगा, 40 जो हमारा होगा 4th रैंक होगा, एंड हमारा 40 हमारा 4th रैंक पर होगा एंड 50 हमारा 5th रैंक होगा। ये हमने रैंक दे दिया। और रैंक में भी देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों रैंक का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें समेशन ऑफ डी आर इसको डी निकालना था ना, तो हम पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में देखिए रखते हैं हम, डी हमारा क्या होगा, R1 माइनस R2, यानी कि रैंक 1 माइनस रैंक 2 करेंगे तो आइए माइनस कर कर देखते हैं। हम 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे प्लस का 1 आएगा, 4 माइनस 5 करेंगे माइनस का 1 आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे प्लस का 1 आएगा, एंड 3 माइनस 2 करेंगे प्लस का 1 आएगा। यानी कि अब इसे ऐड कीजिए, समेशन ऑफ डी बराबर क्या आता है, समेशन ऑफ डी बराबर -2 -1 -3 +1 +1 +1 यानी कि +3, -3 और +3 आप ऐड करोगे तो 0 आएगा। और ये हमारा इसकी प्रॉपर्टीज भी है कि जो है कि स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि जो होता है उसमें समेशन ऑफ डी हमेशा और हमेशा 0 आता है, यानी कि ऑलवेज, ये हमारा जो है ऑलवेज 0 होता है। ये चीज हमें याद रखना है। और अब देखिए हम d का स्क्वायर करते हैं। d का स्क्वायर में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसी पॉइंट को हम स्क्वायर करते हैं। हमने d निकाल लिया है, अब हम करेंगे d का स्क्वायर। d का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, +1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का भी स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का 1 होगा और +1 का 1 होगा। अब हम इसे समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 5 6 7 8, यानी कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर इक्वल 8 आया। अब देखिए हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं। हमने अपना वैल्यू निकाल लिया है। फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला हमारा था स्मॉल r इक्वल n स्मॉल r इक्वल 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N इन ब्रैकेट कैपिटल N का होल स्क्वायर -1। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले में रखते हैं अपना वैल्यू। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फॉर्मूला है हमारा r इक्वल 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई ऐसे होगा, मतलब इसके डिवाइडेड बाई है कैपिटल N इन ब्रैकेट n का स्क्वायर -1। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, n का क्यूब माइनस में कैपिटल N। तो हमने रखा है n ब्रैकेट में n का स्क्वायर -1, दोनों बात एक ही है। आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो आइए इस फॉर्मूले में अब वैल्यू रखते हैं। वैल्यू में देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है, r इक्वल 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बराबर हमारा 8 आया हुआ है, तो हमने रख दिया 6 × 8 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू हमारे यहाँ पर दिया हुआ है n इक्वल 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5 ब्रैकेट में n का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 1। मैंने फॉर्मूला में जो है कि सारी चीज का वैल्यू रख दिया है, अब उसे बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर अपना आंसर लाना है। तो आइए अब कैलकुलेशन करते हैं। स्मॉल r इक्वल 1 माइनस 6 × 8 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 का स्क्वायर 25 -1, तो हमारा क्या आएगा, r इक्वल -1, r इक्वल 1 माइनस 6 × 8 डिवाइडेड बाई 5 × 24। अब देखिए जितना ये कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल करने में क्या है, 6 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा और 4 से 8 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू क्या आया, r
r इक्वल 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा वैल्यू आया। आप इसे चाहे तो एलसीएम लेकर करो, आप चाहो तो डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट ही करते हैं क्योंकि वैल्यू जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसे भी हमारा पॉइंट में आएगा, क्योंकि जो हमारा वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। -1 से +1 में हमारा पॉइंट 0, माइनस में पॉइंट, प्लस में पॉइंट आ सकता है। तो हम इसे पॉइंट में ही कर कर चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्मॉल r इक्वल 1 माइनस 5 से 2 में भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.5 चौका 20 यानी कि 0.40, और r इक्वल हमारा आप 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.6। ये हमारा आया कोरिलेशन स्पीयरमैन द्वारा r इक्वल 0.6, और ये रहा हमारा आंसर। और ये हमारा कौन सा डिग्री आया है, ये हमारा आया है मॉडरेट पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि मॉडरेट पॉजिटिव डिग्री जो है हमारा वो 0.6 आया। ये सॉल्यूशन रहा हमारा स्पीयरमैन के कोटि अंतर विधि का। और हम देखिए इसमें 2 सॉल्यूशन देख चुके हैं आज के डेट में। हमने देखा अपना कार्ल पियर्सन द्वारा अंतर विधि, और हमने देखा कोटि अंतर विधि स्पीयरमैन का। और देखिए इसमें 2 नाम हमें और याद रखना है। वो 2 नाम क्या है? 2 नाम में एक है हमारा संगामी विचलन विधि, एक हमारा संगामी विचलन विधि है, और दूसरा जो है हमारा वो न्यूनतम वर्ग विधि है। यानी कि ये हमारा जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड है, और ये जो हमारा है वो कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड है, और ये जो हमारा है वो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है। हमें ये 2 पॉइंट का नाम और याद रखना है। पॉइंट में क्या है, एक हमारा संगामी विचलन विधि है, दूसरा न्यूनतम वर्ग विधि है। तो आप इसमें से इसको अभी तक एनटीए द्वारा इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम दोनों का नाम याद रखेंगे और इसका फॉर्मूला भी हम ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है हमारा इसका जो है फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? स्मॉल r सी यानी कॉन्करेंट का हो गया, और ये हमारा है प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस 2c माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में 2c माइनस कैपिटल N डिवाइडेड बाई, ये आपका कैपिटल N है, डिवाइडेड बाई कैपिटल N। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान रखिए इसका, क्योंकि मैच द कॉलम में आ सकता है। और ये सिर्फ हमारा डायरेक्शन बताता है, प्लस माइनस बताता है। और इसका एग्जाम्पल देने को तो दे सकते हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, इसलिए इसका एग्जाम्पल रहने दीजिए। उतना समझने का कोई वो नहीं है, आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो हम अपना देखते हैं क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जुलाई 2017 में। क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जुलाई 2017 में। क्वेश्चन में दिया क्या है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि x और y चरों के बीच अव्याख्यित विचरण 36% है तो चरों के बीच गुणांक का सहसंबंध क्या होगा? और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ unexplained variation between variables x and y is 36%, what is the coefficient of correlation between the variables?
यानी कि x और y के बीच जो है आपको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन दिया है। आपको देखना क्या है, आपको देखना है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, न कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो आपका देखिए नॉर्मल हमारा स्मॉल r जो दिया हुआ है वो क्या होता है, यहां लिखते हैं स्मॉल r इक्वल दिया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और हमारा r स्क्वायर जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। और हमारा जो 1 माइनस r स्क्वायर होता है वह हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन या अनडिटर्मिनेशन होता है। ये आपको तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। एग्जामिनर इस पॉइंट से कंफ्यूज करके हमारे नॉर्मल से एक लाइन के क्वेश्चन को गलत करा देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि r जो आपका वैल्यू होता है स्मॉल r वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड 1 माइनस r स्क्वायर बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दिया है 1 माइनस r स्क्वायर बराबर 36%, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 0.36। तो हमें निकालना क्या है, हमें r का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर बराबर 0.36 है। r स्क्वायर को एक साइड करेंगे, बाकी वैल्यू को एक साइड कर देंगे। तो माइनस में r स्क्वायर बराबर 0.36 प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आप जो है इसको लेस करेंगे तो माइनस में r स्क्वायर बराबर माइनस में 0.64, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल के उधर भेजेंगे तो वो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि r इक्वल अंडर रूट 0.64। और हम जानते हैं 0.64 नॉर्मली 10 तक 20 तक तो सबको याद रहता है स्क्वायर, तो आप भी याद किए ही होंगे। तो r का हमारा हो जाएगा 8 या फिर आप उसे 0.8 या फिर आप 0.80 भी बोल सकते हो, यानी कि हमारा जो है वो सहसंबंध गुणांक जो है वो हमारा आएगा 0.80 या फिर 0.8, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 ज़्यादा लगाने का कोई वैल्यू है भी नहीं। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2017 जुलाई में, और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 0.8। तो आइए देखते हैं, 0.8 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हमारा आंसर, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट r स्क्वायर और 1 माइनस r स्क्वायर तीनों पॉइंट से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। आपको r का वैल्यू निकालना होता है, आप उन फार्मूले के अकॉर्डिंग r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा 2012 जून का है। क्वेश्चन हमारा पुराना जरूर है लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लाएं, क्योंकि इधर दो साल से लगभग जब से हमारा जो है कि रिटन पेपर हुआ था नेट का और उसके बाद रीनेट हुआ था, तब से हमारा पहले क्या था, पहले हम 2018 से लेकर उसके बाद के प्रीवियस ईयर को अपना एनालिसिस करते थे और एग्जाम हो जाता था। लेकिन हमने जो देखा रिटन वाला नेट वो मैंने दिया था, रिटन वाला नेट और रीनेट जो हुआ है उसमें क्या हुआ है कि पिछले पुराने क्वेश्चंस को उठाकर सेम टू सेम रख दिया जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना उस समय के भी क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, थोड़ा एनालिसिस करते हुए चला जाए। तो ये हमारा है 2022 जून का क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कार्ल पियर्सन का दो चरों के बीच, ये चल भी आप बोल सकते हो, यहाँ नॉर्मली आई थिंक गलत है, ये चर होगा, वेरिएबल होगा।
कार्ल पियर्सन का दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक क्या है? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। तो आपको बताना है सहसंबंध गुणांक क्या होगा। कार्ल पियर्सन का हमने 5 फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसमें से एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा तो बताइए। देखिए एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, स्मॉल r इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इसी फॉर्मूले को ये एज ए क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल पियर्सन का दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक क्या है? तो उनके मानक विचलन का गुणनफल है, क्या ये पॉइंट है? सेकेंड है उनके प्रतिपगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल है। और थर्ड पॉइंट हमारा दिया है कि चरों के बीच सहविचलन है। फोर्थ पॉइंट हमारा दिया है नॉन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्मॉल r इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और बी एक्स वाई क्या था? एक्स का वाई पर प्रतिपगमन गुणांक, और बी वाई एक्स क्या था? वाई का एक्स पर प्रतिपगमन गुणांक। और हमने बोला था कि इस फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर में, फॉर्मूला इतना तक ही याद रखना है। तो हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या है? ये हमारा क्या है? ये है हमारा उनके प्रतिपगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि प्रतिपगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल ये हमारा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं एनटीए द्वारा क्या दिया गया है। आंसर है इसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2012 जून में। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यदि निर्धारण के गुणांक का मान 0.64 है तो सहसंबंध के गुणांक का मान क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज 0.64 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए हमने अभी अभी r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर का डिफरेंस देखा था। r क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था। r स्क्वायर क्या था? r स्क्वायर हमारा था कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और 1 माइनस आर स्क्वायर था कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा था, और देखिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मतलब कि आर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम ये तो पता कर लें कि दिया हुआ वैल्यू आर स्क्वायर है कि 1 माइनस आर स्क्वायर है। तो हमारा दिया हुआ वैल्यू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर 0.64 दिया है। अभी हमने सेम क्वेश्चन 1 माइनस आर स्क्वायर के फॉर्म में यही क्वेश्चन, यही वैल्यू, यही सॉल्यूशन देखा है। उसमें क्या दिया था? उसमें दिया था 1 माइनस आर स्क्वायर, और वो दिया था 0.36। और हमने अभी क्या दिया है? 1 माइनस आर स्क्वायर दिया है, और वो दिया है 0.64। तो देखिए इसको नॉर्मली आप आर स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है? आर को अगर स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट में 0.64 हो जाएगा, और 0.64 दिया है तो हमारा आंसर जो होगा वो पहले तो पॉइंट है तो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट लिख दिया। और 64 जो होता है 8 का गुणनखंड होता है, 8 का होता है, मतलब कि अंडर रूट यहीं लिख देते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, अंडर रूट 8 इंटू 0.8, और आप अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा 0.8। आप इसके बाद 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, एज योर चॉइस। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0.80 या फिर 0.8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं हमारे एनटीए द्वारा दिया गया आंसर क्या है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.08। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आया हुआ है 2012 दिसंबर का, और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई एंड वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि बी एक्स वाई बराबर 0.25
और बी वाई एक्स बराबर 0.64 हो तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा? इफ बी एक्स वाई इक्वल 0.25 एंड बी वाई एक्स इक्वल 0.64 कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। तो हमें बताना है, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था आर इक्वल स्मॉल आर इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले वैल्यू को रखते हैं फॉर्मूले में। अंडर रूट बी एक्स वाई दिया है 0.25 इंटू 0.64 और अब इस वैल्यू को रख दिया मैंने। अब देखिए इसको हम अगर ब्रैकेट से बाहर करते हैं, अंडर रूट से बाहर करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 0.5 आएगा, क्योंकि 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है और पॉइंट दिया है इसलिए हमने पॉइंट लगा लिया। इसी तरह 64 जो होता है वो 8 का होता है 0.8। आप इन दोनों को गुणा करिए, 5 8 है 40, यानी कि आपका वैल्यू आएगा 0.40। स्मॉल आर इक्वल 0.40। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है? 0.40 दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.40 और ये रहा हमारा आंसर। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मोटो नहीं है, मेन हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मेन हमें समझना है कि हमने जो अपना कंटेंट पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ रहा है तो क्या हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे साथ इतने लोग हैं, उस 3 घंटे में हमारे साथ कोई नहीं होगा। उस समय एग्जाम देते समय हम ही होंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो उस समय हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिमाग उस पर रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप उस समय कर सकते हो, क्योंकि ये भी एनटीए द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसीलिए मैं क्वेश्चंस प्रीवियस से लाती हूँ कि आप ये देखो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक है, पैटर्न समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें उस 3 घंटे को हैंडल करना है और उसमें हमें सही आंसर करना है। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2017 जनवरी में और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या आया हुआ है? क्वेश्चन है यदि x और y चरों के बीच अव्याख्यित विचरण 36% है तो चरों के बीच गुणांक का सहसंबंध क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा था, शायद 2012 में कि कुछ में आया था, वही क्वेश्चन हमारा 2017 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। इसमें वैल्यू दिया है 1 - आर स्क्वायर बराबर 0.36। आप आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 - 0.36 करेंगे तो आएगा आपका वैल्यू 0.64। 0.64 आपका होता है 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो आप क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे 0.80 आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमने अभी 5 मिनट पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। देखिए आंसर क्या है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.80। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब क्या है? क्वेश्चन दिया है यदि 2 समाश्रेण गुणांक 0.8 तथा 0.2 है तो सहसंबंध गुणांक का मूल्य क्या होगा? यानी कि पहले देखिए क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2017 में। क्वेश्चन में दिया है इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। अभी हमने देखा है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अब तो आपको भी याद ही हो गया होगा। स्मॉल आर इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमारा 0.8 और दूसरा हमारा दिया है 0.2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट 0.16 और 16 जो हमारा होता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौक का 16 होता है, तो हमारा अंडर रूट से बाहर वैल्यू क्या आएगा 0.40 हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि आपका अगर इसमें माइनस माइनस, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का अगर माइनस से गुणा किया जाए तो हमारा वैल्यू प्लस आता है,
लेकिन इसमें हमें ये माइनस जो है कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया होता है। इसका माइनस जो हमें दिया होता है वो डायरेक्शन के लिए दिया होता है, दिशा बताता है, निगेटिव साइन बताता है कि आपका साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये माइनस आपका वो कैलकुलेशन वाला जो हम अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, डीआई में पढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, वो वाला माइनस नहीं है, ये डायरेक्शन वाला माइनस है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया हुआ है, तो माइनस वाले आंसर को कट कर देते हैं। माइनस वाला आंसर पहले ही कट, ये गया और ये गया। अब हमारा आंसर आया है 0.40, 0.40 प्लस में ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.40। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है जून 2019 में, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ पहले का भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन हमारा 2017 में था और यही क्वेश्चन हमारा 2019 में है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, इसमें माइनस लगा दिया है। सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा, उसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस लगा दिया है। माइनस किस लिए लगा हुआ है? हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट में हम वैल्यू रख देंगे अपना माइनस में 0.8 इंटू माइनस में 0.2, लेकिन हमें इस तरह रखना है, ठीक है रखना है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस 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 ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे डायरेक्शन के लिए दिया है, नॉट फॉर कैलकुलेशन। तो सेम हमारा आंसर 0.40 ही आएगा, लेकिन उसमें माइनस रहेगा, क्योंकि ये माइनस वाले साइन के साथ है। तो हमारा आंसर होगा माइनस में 0.40 और दिया हुआ आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए, यानी कि आपको सारे फॉर्मूला में दिए हुए आइटम का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला में रखना है और कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया है x और y श्रेणियों के बीच सह प्रसरण 17.8, यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद है, r इक्वल कोवेरियंस ऑफ x डॉट y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसी फॉर्मूले में आपको जो है कि इसका वैल्यू रख देना है। फॉर्मूला में को वेरिएंस दिया हुआ है आपका 17.8, तो यहां रखेंगे 17.8 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज 6.6, यानी कि 6.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज 4.2, यानी कि 4.2, और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है। इस फॉर्मूले में हमें तीन ही चीज निकालना था, r इक्वल कोवेरियंस ऑफ x डॉट y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हमने सबका वैल्यू रख लिया। इसका इस फॉर्मूले में कोई यूज नहीं है, हालांकि फॉर्मूले में यूज है, लेकिन वो दूसरा फॉर्मूला था, इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए ही सिर्फ दिया है। आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा माइनस में 0.642। तो देखते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए आएगा, हमने बताया कि इस चैप्टर में, कोरिलेशन के चैप्टर में माइनस जो है निगेटिव साइन के लिए होता है, यानी कि वो डायरेक्शन बताता है आपको निगेटिव वाला, यानी कि जो हमने पॉजिटिव निगेटिव पढ़ा है वो चीज बताता है, कैलकुलेशन के लिए नहीं है। यहाँ पर हमारा माइनस लगा हुआ था, ये हमारा माइनस में 17.8 है, इसलिए हमारा वैल्यू माइनस में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक पॉइंट हमने आपको नहीं बताया था, वो पॉइंट पहले आप देख लीजिए। कोरिलेशन जो हमारा होता है, कोरिलेशन यहां करते हैं, ब्लैंक पेज पर करते हैं। पॉइंट क्या है? कोरिलेशन जो होता है हमारा सहसंबंध, कोरिलेशन हमारा ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि उत्पत्ति में परिवर्तन, चेंज ऑफ ओरिजिन, और चेंज ऑफ स्केल यानी पैमाने में परिवर्तन। ये चेंज ऑफ है, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन।
इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है यानी कि स्वतंत्र होता है, नॉट अफेक्टेड होता है यानी कि इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब कि आप इसके डाटा सीरीज में कुछ भी ऐड करें, लेस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, आपका जो ओरिजिन होता है वो प्लस माइनस के लिए होता है और आपका जो स्केल होता है वो इनटू एंड डिवाइड के लिए होता है। आप इन चारों में से कोई भी चीज करें, उसके डाटा सीरीज में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि बोथ आर नॉट इफेक्टेड। नॉट इफेक्टेड, आप इसे इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी तक हमने जो पढ़ा, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन, उसमें भी मैंने पढ़ा। डिस्पर्जन में मैंने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन। सब में क्या था, किसी चीज से इफेक्टेड था, किसी चीज से नॉट इफेक्टेड था। हमें वो पॉइंट याद रखना है, लेकिन इसे याद रखना कुछ ज़्यादा ही इजी इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों नॉट इफेक्टेड है, यानी कि इस चार्ट के नीचे ही लिखा हुआ है नॉट इफेक्टेड। और इसे, ये पॉइंट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, इससे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है और उस क्वेश्चन को शायद मैं नहीं ला पाई वो क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में था क्या, उसमें ये पूछ रहा था क्या वो ऑरिजिन से इफेक्टेड होता है, क्या वो स्केल से इफेक्टेड होता है, या किसी से भी इफेक्टेड नहीं होता, या दोनों से इफेक्टेड होता है। ये 4 पॉइंट था और हमें बताना था कि वो ऑरिजिन और स्केल दोनों से नॉट इफेक्टेड है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपको नॉट बताना है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि नॉट वाला पॉइंट हम देखना भूल जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें देखना क्या है, नॉट वाला पॉइंट देखना है। तो क्या दिया है, नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू वेरिएबल के बीच में निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें गलत है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला में हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट फॉर्मूला दिया है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला दिया है अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू अंडर रूट बी वाई एक्स वाई, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमने देखा है कोवेरियंस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एक्स और दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वाई, थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला दिया है कोवेरियंस ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आप बताइए, आपने 5 फार्मूला पढ़े थे, 5 में से इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा हमने नहीं पढ़ा। तो हमने कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमारा नॉट करेक्ट वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा फॉर्मूला नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर इसे स्क्वायर में भी आप रखना चाहते हो तो आपका आएगा आर इक्वल कोवेरियंस ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आपको रखना है, तो यहां पर आपका आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई। ये हमने पढ़ा है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस होता है, नॉट वेरिएंस बराबर अंडर स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये क्यों कंफ्यूज करने में दिखा है, हमने पढ़ा है एस डी इक्वल अंडर रूट वेरिएंस, और ये हमें फॉर्मूला इसलिए दिया है, वो हमें कंफ्यूज करना चाहता है इसलिए फॉर्मूला दिया है कि वो हमें बता रहा है कि एस डी स्क्वायर बराबर वेरिएंस। क्या ये सही है? ये हमारा गलत है, हमारा सही है एच डी स्क्वायर, एच डी बराबर अंडर रूट वेरिएंस, यानी कि यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोवेरियंस ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रॉन्ग फॉर्मूला हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा था। तो आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2022 सितंबर में।
ये रहा हमारा आज का चैप्टर, कोरिलेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, इसीलिए हमने 2 पार्ट में रखा था। एक विदाउट फार्मूला वाला देख लिया, एक फार्मूला के साथ देख लिया, और मैंने दोनों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया। तो आपको अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो या कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और उसमें भी अगर आपका डाउट क्लियर ना हो तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास अपना शुरू करेंगे, तो उसमें पहले आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कंटेंट पसंद आए, टॉपिक पसंद आए, तो आप मेरा क्लास वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।